पाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, ठाकरिया ने समझा वो जी। ग्रामीण बहनों और भाइयों राम राम। देखो बहनों और भाइयों, सब एक ही खातर, एक सब की खातर, यानी आपस में जब सहयोग की बात आवे तो याद आवे राजस्थान को सहकारिता विभाग। राजस्थान को सहकारिता विभाग आपने खातर के करें और आपा ई विभाग के खातर के करा, इसकी जानकारी राजस्थान में सहकारिता के बढ़ते कदम में अपनी चौपाल में लेके आया ही श्री अनिल कुमार जी। आप संयुक्त रजिस्ट्रार है चौपाल में, स्वागत है साहब अनिल कुमार जी। दूसरा विशेषज्ञ है श्री विकास देव साहब, आप भी संयुक्त रजिस्ट्रार है चौपाल में, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। अनिल कुमार जी, जहाँ जिक्र आप करा सहकारिता विभाग राजस्थान में आपसी सहयोग की जी, तो सहकारिता है क्या चीज़, इसकी जानकारी अपन राजस्थान की जनता ने देनी है जी। देखिए, सहकारिता जैसा नाम से ही हमको सुनने को मिल रहा है कि सहकारिता का अर्थ है कि साथ मिलकर के काम करना, और जब हम साथ मिलकर के कोई काम करते हैं तो वो हमेशा हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। यानी कि साथ मिलकर के अगर हम काम करेंगे तो काम पूरा होगा ही। तो सहकारिता जो है उसमें हम एक जो इसका मूल भाव जो है वो होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, यानी कि सब मिलकर के हम एक समान उद्देश्य के लिए काम करें और उसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है एक साथ काम करें। तो सहकारिता ये तो है ही है, साथ में इसमें हम ये कह सकते हैं कि सबका साथ सबका विकास है ये। दूसरी बात ये कि जो सहकारिता है उस सहकारिता के अंदर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है, आम आदमी जो है, उसका ना केवल आर्थिक विकास होता है, उसका सामाजिक विकास भी होता है और मानसिक विकास भी होता है। तो कुल मिलाकर के सहकारिता जो है एक इस तरह का एक मिशन है कि जिसके अंदर हम सभी लोगों को लेकर के एक साथ उनका विकास कर सकते हैं। तो दर्शकों, जहाँ बात बताई नील कुमार जी कि सहकारिता आपसी सहयोग की बात है, आपसी सहयोग लेके और आपनो विकास क्या करा। अगर आपनो विकास होगा तो पूरे देश को विकास होगा। इको मतलब सीधो सीधो वो है कि एक सब की खातर तैयार रहे और सब एक की खातर तैयार रहे, तो सहकारिता को कदम आगे बढ़ेगा। क्यों? बिल्कुल 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 सही आपने फरमाया। जेब साहब, मैं आपकी तरफ आऊँ, बात आवे है कि सहकारिता जो एक आंदोलन माना या एक विभाग है या गवर्नमेंट की योजना है, जो भी है, सहकारिता की यात्रा कठों शुरू हुई, कठ तक पहुंची, कठ तक आई है और कठ तक आगे जानी चाहिए। मैं अपने राजस्थान के सभी भाई बहनों को नमस्कार करता हूं। उनको बताना चाहता हूं कि अपने राजस्थान में जो सहकारिता की शुरुआत है वो सन 1904 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे फ्रीडम के स्वतंत्रता से पहले। उसके बाद में धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई। मूलतः अपने जो डेयरी सोसाइटी जो होती हैं, दूध की जो होती हैं, वहीं पे गांव के छोटे छोटे गांव करते रहते हैं, लोग करते हैं उनको। तो उन्होंने एक देखा कि भाई किस तरह से इस आइडिया को बढ़ाया जा सकता है। इसमें बाद में पुरानी सरकार की भी बहुत ही अहमियत भागीदारी रही। दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि इसमें लोगों को राजनीतिक जो मोमेंट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता गया है, क्योंकि लोग आपस में मिलने लगे। इसी के बहाने लोग मिलने लगे कि हम भी एक काम करेंगे। तो लोगों में राजनीतिक जो आविर्भाव हुआ उन लोगों का, तो एक राजनीतिक समझ भी बनी उनमें। आपस में बैठने से लोगों को डिस्कस हुआ। तो सामाजिक आर्थिक विकास तो सर ने जैसा बताया, अभी सामाजिक आर्थिक विकास तो है ही, मानसिक विकास भी है, लेकिन राजनीतिक विकास की जो पहली सीढ़ी है वो सहकारिता आंदोलन के माध्यम से हुई है अपने पूरे भारत में भी, राजस्थान में भी। क्योंकि हम इलेक्शन गांव में छोटे छोटे स्तर पर जो इलेक्शन होते हैं, सोसाइटी में इलेक्शन होते हैं, भूमि विकास बैंक है उनमें इलेक्शन होते हैं, तो लोगों को इंटरेस्ट बढ़ता है, लोगों को राजनीति में बढ़ते हैं, लोग डिस्कस करते हैं हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं एक तरह से मानो सहकारिता को एक मिनी संसद के रूप में अपन देख सकते हैं इसको यहाँ पे। तो मिनी संसद की बात जहाँ जेब साहब करी अनिल कुमार जी, तो बात करें कि आपसी की सोसाइटी तय करे, बिका मेंबर हैं, सदस्य हैं, वे चुनाव से इन संचालन की प्रक्रिया संचालित करें, तो के तरीके से की जो विकास यात्रा है बिको भी जिक्र हो जा। जी देखें, अगर हम एक सहकारिता में सबसे जो छोटी इकाई की बात करें तो वो हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं। सरकार का जो उद्देश्य है भी कि सभी ग्राम पंचायतों में जो है इस तरह की ग्राम सेवा सहकारी समितियां जो हैं वो खोली जानी है, और हम लगभग हमारे उद्देश्यों को पूर्ण करने में है। राजस्थान की लगभग सभी ग्राम पंचायतें जो हैं वहाँ पर सहकारी समितियाँ खुलेंगी। अब बात आती है कि ये सहकारी समितियाँ कैसे खोली जाए, जैसे आपने पूछा अभी।
तो सहकारी समितियों के लिए सबसे जो इसके जो नॉर्म्स हैं, इसके जो नियम हैं, उसमें हमने अभी इस साल बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया है। पहले ये था कि 300 सदस्य इसके अंदर चाहिए थे और लगभग 3 लाख इसके अंदर जो है अमानत राशि, उनकी हिस्सा राशि चाहिए थी। अब उसको हमने रिलैक्स करके करीब 150 सदस्य चाहिए और 1.5 लाख रुपए उसकी जो है हिस्सा राशि चाहिए। और अगर हम ऐसे एरिया देखें जहाँ पे कोई मतलब अनुसूचित जाति का क्षेत्र है या ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर अमानत राशि को हमने 50,000 किया और सामान्य जगह के लिए जो है उसको 75,000 किया है। तो ये इसलिए किए गए ताकि हम ऐसी जगह पे भी सोसाइटी या हम ग्राम सेवा सहकारी समिति जो हमारी प्राथमिक इकाई है इस सहकारिता के लिए, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम जोड़ सकें। तो जैसे जैसे लोग उसमें जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने के साथ में जो जो कार्यक्रम इससे रिलेटेड हैं, इससे संबंधित हैं, जैसे उनको ऋण देना है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर कर पाएंगे। आप सहकारी ग्राम से विकास सेवा समिति की जो प्रक्रिया है, गठन की प्रक्रिया, जिनको भी जिक्र हो जा, क्योंकि हम नई पंचायता भी बनने जा रही, कुछ नई पंचायता बनी भी पिछली बार, वहाँ पूरा गठन को नहीं हो, तो अब गठन के तरीके से कराना चाहें तो के तरीके से करावें और नई बनेंगे भी के तरीके से करावें, आ जानकारी भी दे दो। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि सभी ग्राम पंचायतों के अंदर जो है ग्राम सेवा सहकारी समितियां, जिनको अब हम एमपैक्स का नाम दे रहे हैं। एम का मतलब मल्टीपर्पस है, यानी कि बहुउद्देशीय प्राथमिक सहकारी समितियां हैं ये। अब जब नाम ही हमने बहुउद्देशीय दे दिया है तो इनका जो विकास है उसके अंदर सिर्फ ना केवल ऋण बल्कि किसी भी तरह का काम वो अगर करना चाहें तो वो इसमें कर सकती हैं। तो अब बात आती है कि गठन की कैसे इसके अंदर करें। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 150 सदस्य इसके अंदर चाहिए और 1.5 लाख रुपए इसके अंदर हमको उसकी हिस्सा राशि चाहिए। और जैसे ही ये 150 सदस्य इसमें जुड़ते हैं और उनकी 1.5 लाख रुपए हिस्सा राशि जमा होती है, तो जो उस ग्राम पंचायत के जो डीआर हैं, यानी कि जो हमारे उप रजिस्ट्रार हैं, वो इसके गठन की कार्रवाई करते हैं और उस गठन की कार्रवाई के बाद में हम लोग यहाँ पर सहकारिता विभाग से उनके लिए एक स्वीकृति जारी करते हैं और स्वीकृति जारी करने के बाद में उनका हमारा जो पोर्टल है, राष्ट्र सहकार पोर्टल, उसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जब ये एक समिति बन गई तो फिर वो समिति अब जो है वो सभी तरह के उद्देश्यों के लिए काम कर सकती है। और जैसा आपने अभी पूछा कि ग्राम पंचायतों में नए बन रही हैं और जो ये चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, मैं आप बता दूं आज की जो लेटेस्ट जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे राजस्थान में कुल 11,188 ग्राम पंचायत हैं। अभी बिल्कुल वर्तमान में जो परिवर्तन हुआ है वो मैंने इसमें शामिल कर लिया, तो टोटल हमारे पास में 11,188 ग्राम पंचायत हैं और उसमें से लगभग 2,500 के आसपास ऐसी ग्राम पंचायत हैं जहां पर अभी हमारी जीएसएस का या एमपैक्स का गठन नहीं हुआ है। वो हम इस आने वाले 2 सालों के अंदर हम इसका गठन कर देंगे। इसकी कार्रवाई लगातार जारी है और इसके लिए जो लक्ष्य हैं वो निर्धारित किए जा चुके हैं। तो ग्रामीण बहनों और भाइयों, अनिल कुमार जी आप बात बताती है कि आपने गांव में नई पंचायत बनी है तो 150 सदस्य 3 लाख रुपया की बजाय 1.5 लाख रुपया, जी, यानी 150 सदस्य होना चाहिए और 1.5 लाख रुपया अमानत राशि जमा करा के आपने गांव में नई पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति को आप गठन कर सका। आ जानकारी ध्यान में रखियो और आपने जल्दी से जल्द गठन करियो ग्राम सेवा सहकारी समिति को और भी को लाभ लियो। बात जेब साहब आपकी तरफ आवा है कि एक आम आदमी, वो चाहे सुदूर हनुमानगढ़ जिले से लेकर के 12 जिलों हो, यानी वो चाहे लास्ट छोर तक, आम आदमी सहकारिता से क्या जुड़े और कोई लाभ है तो वो के तरीके से ले, इसकी जानकारी भी दे दो। इसकी जानकारी सर ने जैसे बताया भी, हम हमारी जो गांव में सबसे छोटी इकाई ग्राम सेवा सहकारी समिति, हम एमपैक्स, इसीलिए अभी सर ने बताया कि एमपैक्स बनाने जा रहे हैं ताकि उनको कामों का डाइवर्सन किया जाए। पहले क्या करते थे, हम 1-2 काम करके ही रह जाते थे, गांव में अलग काम के लिए हम अलग अलग कर लेते हैं। हमने अलग अलग सोसाइटी अब बनाना स्टार्ट कर दिया गाँव में, जिसको एमपैक्स का नाम अभी दिया जा रहा है। उसमें हम गाँव के जो किसान जो लोग हैं उनकी जो हम खेती से स्टार्ट करते हैं, ये उनका जो उत्पादन कैसे होता है उन किसानों का, उनकी उपज का सही दाम कैसे मिले उनको, उनकी उपज को बेचने का क्या तरीका होना चाहिए, विपणन कैसे, मार्केटिंग कैसे जाया जाए, क्योंकि किसान अनपढ़ ज़्यादा अनजान लोग होते हैं, उनको इन सारी प्रक्रियाओं को पता नहीं रहता कि हम कहाँ बेचें। दूसरा, बिचौलिए इतने ज़्यादा हो गए अब समाज में कि उनकी जो उपज का जो मूल्य जो है वो मिल ही नहीं पाता, जितना खर्चा लगता है उतने से ज़्यादा उनका लागत हो जाती है उनकी।
तो इसलिए हमने क्या अभी समर्थन मूल्य पर खरीद अभी स्टार्ट हुआ है, हर सीज़न में होती है और अभी करीब 2 सीज़न में ये होती है। अभी ने स्टार्ट कर दिया सरसों के लिए, अभी जस्ट अभी हमने प्रसार भी कर दिया है, पूरे होर्डिंग भी हर जिले में लगाए हैं। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा उनका, 10 तारीख से उनसे खरीद स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी इसमें इच्छुक हैं, अपने जो संबंधित जो कागजात लेकर ई मित्र जो होता है वहाँ गाँव में, ई मित्र पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और अपनी उपज का सही जो दाम है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जितना भी दाम है सरकार और भारत सरकार घोषित करती है, उस पर अपनी उपज को बेचें, बिचौलिए में बचाव होगा उनका। दूसरा, किसानों से हम जैसे केवीसीएस भी हैं, ये हालांकि टाउन में केवीसीएस बनाई हुई है, ये खाद बीज हैं, भंडार हैं, तो किसानों को खाद बीज की भी सप्लाई इसी माध्यम से होती है, ताकि हम उनको सही दाम पे खाद बीज मिल सके, उनकी उपज का सही टाइम मिल सके। इस तरह से हर सहकारिता का जो क्षेत्र है ग्रामीण परिवार में, मेरा ऐसा मानना है कि हर जगह फैल गया है। वैसे उनका अब हमने 2-3 इनोवेशन भी इसमें करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रामीण जो सहकारी समिति जो सक्षम है उनको हम जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के तरह के अगर वो लाइसेंस लेना चाहें और वो काम करना चाहें तो वो काम भी वो स्टार्ट कर दिए है। एफपीओ के रूप में भी अब एक नया हो रहा है कि और भी उनका डाइवर्सिटी किया जाए और कामों में बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह से हम ग्रामीण जो किसान है उसको सशक्त बनाना चाहते हैं सहकारिता आंदोलन के माध्यम से। तो किसान भाइयों, आपकी उपज यानी जकी अपनी उपज है बिन अपन सही मूल्य मिले, भी कोई समर्थन मूल्य मिले, इके वास्ते ई मित्र पर जाके रजिस्ट्रेशन कर लो। बी के कारण के होगो कि आपने बिचौलिया जो आपनो उत्पादन करा, आपा पसीनो आपनो मेहनत अपनी और बिचौलियो ज़्यादा पैसा खा जा तो बिन लाभ नहीं मिले, आपनो लाभ आपान मिले। इके वास्ते किसी भी ई मित्र पर जाके रजिस्ट्रेशन करो और समर्थन मूल्य पर अपनी उपज अपन बेचनी है, ताकि आम आदमी चाहे वो कितनी दूर रहे, कठई रहे, किसान होवे, मजदूर होवे, बिन भी को लाभ मिले। आम आदमी ने वही तो लाभ है। हाँ, आम लाभ। अब अनिल कुमार जी, बात आवे आदि आबादी की बात आवे कि जब तक महिला सशक्त नहीं होगी जी, जब तक के अपनो विकास अधूरो रहेगो या धीरे चालेगो। तो सहकारिता महिला सशक्तिकरण के वास्ते के कदम उठाया जा रहा ही या के उठाया जाना चाहिए? बिल्कुल। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे तो उसके अंदर जैसे महिलाओं को लेकर के अगर हम बात करें तो राजस्थान में हम अलग से महिला सोसाइटी यानी कि महिला सेवा समिति भी या जो समितियां हैं वो भी हम गठित कर रहे हैं। अब तक पूरे राजस्थान में हम 114 के आसपास में महिला समितियां गठित कर चुके हैं और उनकी एसओपी भी हमने जारी कर दी है, जिसमें हम लोग वो क्या क्या काम कर सकती हैं ये सब हमने उसके अंदर निर्धारित किया है। इसमें सबसे जो मुख्य बात है वो मैं आपको बता दूं कि ये एक नियत काम नहीं है इसका। आप महिलाएं चाहे कैसा भी काम कर सकती हैं, कोई सिलाई का है, कोई उसके अलावा कोई अपना प्रोडक्शन या कुछ उत्पाद निकालना चाहती हैं या कोई और काम करना चाहती हैं, वो सब काम उसके अंदर वो कर सकती हैं। तो महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए हमने अलग से महिला समितियां भी यहाँ पर गठित की हैं और लगातार की जा रही हैं। अच्छा, एक बात आवे, सहकारिता में चयन प्रक्रिया है कि चुनाव करके आपन अपनी सहकारी समिति आपन खुद ने चलानी है जी। तो महिला भी आ भी जाही, लेकिन महिला पीछे हट जा, पुरुष काम करे, तो इस वास्ते महिला ही आगे आवे। आप क्या कहना चाहो? बिल्कुल, ये जैसा भी आपने कहा, तो इसी वजह से हम लोग जो महिला समितियां हैं उसके अंदर सदस्य भी महिलाएं होंगी और उनका जो काम होगा वो भी महिलाएं करेंगी, इसलिए उसके अंदर जो चयन होगा वो सब सिर्फ महिलाओं का होगा। अगर जो सामान्य ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही है कि महिलाओं की जगह पुरुष आगे आ जाते हैं या वो काम नहीं कर पाती हैं, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को पूरी तरह से सशक्त करने के लिए ही हमने ये महिला समितियों का गठन प्रारंभ किया। और यही नहीं, पूरे देश के अंदर जो है, आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा साल है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है, पूरे इसके अंदर पूरे विश्व के अंदर जो सहकारिता है उसको ये मनाया जा रहा है। तो उसके कुछ उद्देश्यों में महिला सहकारी समितियों का गठन भी हमने किया है। तो जब महिलाएं ही उसमें सदस्य होंगी, वही जुड़ेंगी, उन्हीं से रिलेटेड काम होगा, तो उन्हीं का विकास निश्चित रूप से होगा। तो अनिल कुमार जी, आप बात बता दी कि जितनी भी महिलाएं वो आपनो कार्यक्रम देख रही हैं, बन आगे आनो है, सहकारिता से जुड़ना है, सहकारिता में भाग लेना है और बच के भाग लेना है और आपको विकास करना है। क्यों अनिल कुमार जी? बिल्कुल बिल्कुल। अब बात आवे उत्पादन की बात करा, आप कृषि उत्पादन की बात करा, खेती बाड़ी से आपनो उत्पाद जी बढ़े तो भी कमा सहकारिता का एक योगदान दे, यानी बिन कोई ऋण लोन या और कोई सुविधा, कोई खाद दे, बीज दे या और कोई जिन्स दे, तो इकी की योजना आई?
बिल्कुल, देखो सभी भाइयों को मैं बता दूं कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि ग्राम सेवा सहकारी समिति हमारी प्राथमिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, और वहाँ पर सबसे पहले जो हम कृषि आदान की बात करते हैं, सभी भाइयों को जो है, जो उसके सदस्य हैं, उनको हम खाद बीज भी वहाँ से उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा खाद बीज उपलब्ध कराने के अलावा वहाँ पर उनको उस खाद बीज के अलावा ऋण भी दिया जाता है, ताकि वो अपनी वो जो कृषि है उसको वो पूरा कर सकें। ये तो खाली कृषि ऋण देना और उनको खाद बीज उपलब्ध कराना है। जब इसके अलावा उसके अंदर उनकी उपज आ जाएगी, तो उपज आने के बाद में अभी हम लोग जो है उनके भंडारण की भी योजना हम बना रहे हैं। सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में अलग अलग, जहाँ पर जो जीर्ण शीर्ण भवन थे, उनके गोदाम थे, वो हम लोग उनको रिपेयर मरम्मत के लिए हम पैसा दे रहे हैं। इसके अलावा नई जो कोई गोदाम बनाने हैं, वो वहाँ पे उनको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इस बजट में, सरकार की बजट योजना में 500 मैट्रिक टन के गोदाम भी बनाए जा रहे हैं, 250 मैट्रिक टन के भी बनाए जा रहे हैं, और 100 मैट्रिक टन के भी गोदाम बनाए जा रहे हैं। उसमें प्राथमिकता यह है कि ऐसी जो सहकारी समितियां जहां पर गोदाम नहीं है, वहां पर गोदाम को पहले बनाया जाए, जो जीर्ण शीर्ण है उनको सही किया जाए। तो जब किसान अपनी उपज को, या वो जो सोसाइटी है वो उनको अपना खाद बीज उपलब्ध कराए, उसको रखने की जगह हो, उपज को रखने की जगह हो, समय आने पर वो उसको बेच सके, ये सारी चीज़ें, सुविधाएं हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि उनको अपनी उपज का सही मूल्य मिल सके और उसको नुकसान भी ना हो। जब साहब, जब आप समर्थन मूल्य की जिक्र करियो, तो आप किसान बयान ये कहना चाहोगा कि वो आपको उत्पाद है वो मतलब बाजार में लावें, मंडी में लावें, सहकारी समिति में लावें, तो किस तरीके से तैयार करके लावें ताकि बिन समर्थन मूल्य पूरा मिल जा, भी को माल सही बिक जा, भी को सही बोली लग जाए, भी की कीमत पूरी मिल जा। तो कौन कौन सी सावधानियां रखे किसान भाई? इसमें जो है भारत सरकार के अपने दिशा निर्देश बनाए हुए हैं कि जिनको जो उपज वो लेके आते हैं वो साफ़ सुथरी हो, मिक्स ना हो। जैसे अपने गांव में कई एक ही फसल में कई फसल मिक्स हो जाती हैं, तो उस तरह से क्या वो रिजेक्शन ना हो जाता है। वहाँ पे उनके बेचारे किराया भाड़ा भी लग जाता है, रिजेक्शन भी हो जाता है, किसान को डबल मार झेलनी पड़ती है। तो इसलिए उनका माल साफ़ सुथरा हो। वहाँ पे अपने पूरी जो क्रय केंद्र जो खरीद करी जाती है, वहाँ पे पूरी व्यवस्था होती है, वहाँ पे मशीन भी होती हैं, वो जो मेंबर्स होते हैं सारे चेक करते हैं माल ठीक है नहीं है, क्योंकि उन माल को आगे भंडारण में जमा भी कराना पड़ता है वेयर हाउस में, तो वहाँ रिजेक्शन ना हो, इसलिए उस माल को सही करा जाता है। दूसरा मैं बताता हूँ कि किसानों में अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में। किसानों की अवेयरनेस नहीं होती है तो वो क्या कि तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करा पाते उसमें ई-मित्र पे जाके, कि लोगों को प्रचार प्रसार ही नहीं होता है। तो इस वजह से इस बार हमने ये किया कि प्रचार प्रसार खूब किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि अपनी फसल है उसका रजिस्ट्रेशन करवा के, और आप जो इसमें एक तरीका है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाओगे ई-मित्र पे, जिस दिन आपकी तुलाई करवानी है उसके लिए आपको एक SMS आपके मोबाइल पर आएगा, उस दिन आपको वहाँ जाना है और वहाँ पे तुलाई करवा के अपना एक रसीद दी जाती है, आपको रसीद को संभाल के रखना है, कि उस रसीद के आधार पे आपको भुगतान किया जाएगा। कि फिर भुगतान की समस्या आती है, कई बार किसानों की समस्या है कि हमारा भुगतान नहीं हो पा रहा है, तो वो आप रसीद दो आपको दिया, उसको संभाल कर रखें। किसान भाई इसमें ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हर चीज़ को संभाल कर रखें, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो उसको समस्या ना हो, भुगतानों को पूरा किया जा सके। और दूसरा है कि आपको जो भी है, जो बिचौलियाँ हैं, इनके तरह से बच कर रहें, क्योंकि इस तरह की समस्या कई बार आ भी जाती हैं, बिचौलिए भी बीच में पड़ जाते हैं। तो इसलिए मैं किसान भाई से ये कहना चाहूँगा, अपनी उपज का सही मूल्य, आपका मेहनत का जो सही मूल्य है आपको चाहिए, तो अपना रजिस्ट्रेशन ई-मित्र पर जाकर जरूर करवाएं। 1 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, सरसों की खरीद का जो है 10 तारीख से जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अपने आसपास के क्रय केंद्र जहाँ भी खरीद हो रही है, आपको प्रचार प्रसार से चल भी गया होगा, हम प्रचार को भी कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको उपज का सही मूल्य आपको मिल जाएगा उसके पीछे। क्योंकि किसान भाइयों, जेब साहब को वो कहना है आगे बात मेरे बिल्कुल समझ में आ गई, तो मेरे बिल्कुल समझ में आ गई तो आपके भी आ गई, कि आपनो उत्पाद जो उत्पादन करियो बिन एक तो साफ सुथरो लानो है, गिल्लो नहीं लानो है, बिन सही ढंग से अपनी मंडी में लानो है, ताकि आपकी उपज को सही दाम मिले आपने। और जब भी आपकी तुलाई होएगी तो मैसेज आ जाएगो, भी के हिसाब से चलो जाओ, भुगतान सही तरीके से हो जाएगो। यानी चौकन्नो रहना है, अपन एकदम से सचेत रहना है, जागरूक रहना है। अगर जागरूक रहा तो आपने सागे कठई ठगी को नहीं होगी, कठई आप ठग्या को नहीं जाओगा, कठई अपन नुकसान को नहीं होगा। इसमें एक बात और मैं जोड़ना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। जितनी भी अभी जैसे आपने बताया साहब ने कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अब पूरी तरह से पारदर्शी हैं। आपके रजिस्ट्रेशन से लेके आपके भुगतान तक का जो काम है वो सारा बिल्कुल पारदर्शी है, ऑनलाइन है। किसी भी के भी आपको ऐसे भुलावे में चक्कर में नहीं आना है, सब ई-मित्र से ऑनलाइन सारा काम होगा।
तो ये नहीं कि भाई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ या ये सब आपकी जमाबंदी वगैरह सब ऑनलाइन चढ़ेगी और भुगतान भी आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में आएगा। अच्छा, एक बात और पूछ लूँ, मेरे ध्यान में आ गई, ई मित्र वालों कितनी फीस लेगो? कहते बहुत ज़्यादा पैसा कौन लेगो कि नहीं, इसमें जो उसकी फ़ीस है वो भी नियत है, उस नियत फीस के थ्रू जितना वो लेता है उतना जो फिक्स है वही लेगा, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा जो है वो नहीं लेंगे इसमें। अच्छा चलो, अब बात आवे आपा खेती बाड़ी करा तो भी कमा ऋण सुविधा जी, लोन कौन सो लंबे समय के लिए कौन सो मिले, छोटे टाइम के लिए कौन सो मिले, भी की जानकारी दे दो। बिल्कुल। जैसे सहकारिता में दो जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, जिसमें एक तो हमारे सारे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं और दूसरे भूमि विकास बैंक हैं। देखिए, जिला जो केंद्रीय सहकारी बैंक है उन सब से जो है ये हमारा त्रिस्तरीय जो ढांचा है, जिसमें हमने छोटी इकाई अभी हमने जीएसएस को कहा था, फिर उसके ऊपर जो है हमारे ज़िले के बैंक हैं और सबसे ऊपर हमारा अपेक्स बैंक है। तो जो ऋण जो किसानों को हम दे रहे हैं कृषि के लिए, वो तो जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से और आपको जीएसएस के माध्यम से मिलता ही है। इसके अलावा जो भूमि विकास बैंक है, इनके द्वारा दीर्घकालीन ऋण और अल्पकालीन जो है ऋण भी दिए जाते हैं। वो अलग अलग योजनाओं के लिए हैं, आपके कोई खेली निर्माण का है, कोई और आपको कोई और शेड बनाना है, उन सब के लिए भी ऋण जो है, या पाइप की कोई योजना है, वो सारे ऋण जो है वहाँ पर उपलब्ध हैं। कोई भी ऐसा इस तरह का कोई काम नहीं है जिसके आपको, चाहे आपको व्यवसाय करना है, उसके लिए भी ऋण वहाँ से दिया जाता है। जैब साहब, आपने सहकारिता में बैंक भी है कि, और बैंक रुपया जहाँ जमा करने का निकालने को, तो बी की भी जानकारी दे दो। आपने सहकारी बैंक भी चाले शायद, बी की जानकारी दो उनको। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, बैंक क्या है, जो है अपने सहकारी बैंक है उसकी ब्रांच सब जगह खुली रहती है, अपने पैसे जमा भी करा सकते हैं, उसमें अपना निकाल भी सकते हैं टाइम पे। और मैं सर की बात में जोड़ना चाहता हूँ, जो लोनिंग की आपने बात करी है, अभी राजस्थान सरकार के भी इसी बजट में मैंने घोषणा करी है, वन टाइम सेटलमेंट एक अभी स्कीम आई है गवर्नमेंट की। तो मैं सभी जो मेरा प्रोग्राम ये देख रहे हैं उन किसान भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा कि उस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, कि आप लोगों के हित के लिए वो स्कीम लाई गई है। और उसके अब एक पोर्टल हम बना रहे हैं ताकि पारदर्शी व्यवस्था रहे पूरी, कहीं भी कोई तरह की कोई भ्रष्टाचार ना हो। तो इस तरह से एक पोर्टल बनाया जा रहा है, उस पोर्टल में ज़्यादा से ज़्यादा अपना करवा के, अपना रजिस्ट्रेशन करवा के, और इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। दूसरा मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमारा जो लोन है, हम लोन दे रहे हैं, कमर्शियल जो बैंक जो लोन देते हैं वो उनका जो रेट, इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा होती है। इन बैंकों से जब जो लोन दिया जाता है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे दिया जाता है। आप समझो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माना जा सकता है उसको, क्योंकि सरकार भी अनुदान देती है, राजस्थान सरकार भी, भारत सरकार, दोनों सरकार अनुदान देती हैं, ताकि किसानों को ज़्यादा बोझ ना पड़े उस चीज़ का। किसान अपनी व्यवस्था के हिसाब से लोन लें, उसका यूज करें और उसको जमा भी टाइम पे करा दें, तो सारी जो सरकार की स्कीम है उनका वो पूरा फ़ायदा उठा सकता है। और मैं तो ये मतलब किसान को भी, खुद को भी अवेयर रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए। तो सरकारी स्कीम निकालती हैं, बार बार निकालती हैं, हम सोसाइटी में भी इस तरह प्रचार करते हैं, बैंक वाले भी इस तरह प्रचार करते हैं कि आप टाइम पे पैसा लो, टाइम पे पैसा जमा कराओ, तो आपको सारी सुविधाएँ उसमें मिलती हैं। बात अनिल कुमार जी आवा है नवाचार की, कि नई चीज़ तो कोई को आनी चाहिए, कोई नई चीज़ आवेगी, कोई नई योजना आवेगी, नवाचार के तरीके से एक माँ हो रही है वो होना चाहिए, इसकी भी जानकारी दे दो। बिल्कुल। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि ये जो वर्ष है पूरा, ये पूरा अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, और इसके अंदर हम एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं जो है सहकार से समृद्धि की ओर। आप देख रहे होंगे कि पूरे इस वर्ष के अंदर जो है अलग अलग ज़िले के अंदर इसको लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो नवाचारों में जहाँ तक की हम बात करें तो सबसे पहला जो हमने यहाँ पर है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, जितना भी पैसे का लेन देन है, वो सब हमने ऑनलाइन कर दिया है ताकि एक पारदर्शिता बनी रहे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, जो योजनाएं हैं, जिससे सभी किसान भाइयों को और सबको लाभ मिले, वो हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ताकि जैसे किसी को भुगतान करना है, उसकी उपज का भुगतान करना है, तो वो भी ऑनलाइन है। अब तो जो ऋण हम दे रहे हैं वो भी हम उसके खाते में ही ट्रांसफ़र करते हैं। फसल बीमा योजना है, उसका भी पैसा उनके खातों में जाता है। और एक सम्मान निधि योजना भी जो है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि और मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना जो है, उसका पैसा भी सीधा किसान के खाते में जाता है। तो सबसे बड़ा जो हम ये कहें कि आज के समय को देखते हुए जो नवाचार, वो यही है कि सब चीज़ें जो हैं वो पारदर्शी हों और उनको किसी तरह का इसके अंदर ये संदेह नहीं हो कि मेरा पैसा कहाँ रुक जाएगा या कहीं किसी और के उसमें हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा नवाचार है। इसके अलावा
हम अलग अलग तरह की सहकारी समितियां भी यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। जैसे खाली ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं, हम लोग जैसा जहाँ पर पानी उपलब्ध है तो वहाँ पर हम जो है मत्स्य की भी सहकारी समितियाँ खोल रहे हैं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और विशेष किसी काम को लेकर के है तो वो भी सहकारी समिति हम यहाँ पर खोल सकते हैं। जैसे अभी हमने शुरू में कहा था कि हम ये मल्टीपर्पज़ यानी कि बहुउद्देशीय बना रहे हैं इसको। पहले सारी सहकारी समितियाँ सारी सिर्फ ऋण पर निर्भर थीं, पर अब जो है हम जब इसको बहुउद्देशीय कर रहे हैं तो हम किसी भी तरह का व्यवसाय कर सकते हैं। हमारे केंद्र सरकार की तरफ से हम इसमें एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम जो है जैसे अभी विकास जी ने बताया कि हम इसके अंदर पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं, गैस एजेंसी भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है हम ऑर्गेनिक या जो हम जिनको कहते हैं कि जो उत्पाद हैं उन ऑर्गेनिक उत्पाद का भी हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो कहने को मतलब है कि नवाचार में सारी कुछ चीज़ें आ गई जी। तो किसान भाइयों, नवाचार को मतलब है कि बहुउद्देशीय कई उद्देश्य लेके और सहकारिता आपके लिए तैयार है। अनिल कुमार जी, आप चौपाल में पधारा, सहकारिता की जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देव साहब, आपको भी धन्यवाद। आपने चौपाल को टेम अठाई खत्म हुआ चला। राम राम साहब। राम राम साहब।